झारखंड की राजधानी रांची में परमवीर अल्बर्ट एक्का की प्रतिमा के सामने तख्ती लिए इस युवक को देखिए। इसकी तख्ती पर लिखा स्लोगन पढ़िए। देश की सबसे बड़ी सरकारी सेवा और सबसे टैलेंटेड माने जाने वाले अफसरों के चेहरे पर इससे करारा तमाचा कुछ और नहीं हो सकता है। अल्बर्ट एक्का भारतीय सेना में लांस नायक थे। 1971 की लड़ाई में उन्होंने अनगिनत गोलियां खाने के बावजूद दुश्मन सैनिकों को बंकरों में घुस घुस कर मारा था और वीर गति को प्राप्त हुए थे। आज उनकी आत्मा रोती होगी कि मैंने इसलिए तो शहादत नहीं दी थी कि मेरे अपने राज्य के रखवाले ही इसे लूट खाएं, बेच डालें। लगता है कि झारखंड दलालों का राज्य बन गया है। हर जगह कोई न कोई दलाल नेताओं को, अफसरों को हाँक रहा है। जमीन सौदों में अधिकारियों को दलाल हाँक रहे हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग में दलाल मनचाहे अफसरों को बड़ी कुर्सियों पर बैठा रहे हैं जो उनके इशारों पर काम करें। शराब तक के ठेके में दलाल हावी हैं। कोई विधायक किसी के कहने पर याचिकाकर्ता को धमकाए, पुलिस वकील पर दबाव बनाने के लिए उसके भाई को ही उठाकर थाने में बैठा दे। ये कैसा राज्य है? बिल्कुल बनाना स्टेट, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये कोर्ट और ईडी जैसी एजेंसियां न होती तो झारखंड में आम आदमी के मुंह की रोटी और तन का कपड़ा तक बेच डालते ये लोग। जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। जनमन की बात में आज फिर वही बात करेंगे कि किस तरह से नेताओं का, अफसरों का, दलालों का जो सिंडिकेट है वो झारखंड को लूट रहा है, बर्बाद कर रहा है। और क्या सत्ता पक्ष और क्या विपक्ष, सब के सब मुंह पर ताला लगा के बैठे हैं, कहीं न कहीं से लाभान्वित हो रहे हैं। न विपक्ष अपनी भूमिका निभा रहा है, न सत्ता पक्ष। न भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई के लिए सरकार अनुमति देती है और न विपक्ष ही उन्हें घेरता है ताकि गड़बड़ियों पर अंकुश लग सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियोस में और मैं क्या आपके लिए ला सकता हूं। लेकिन सब्सक्राइब चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। कल मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि कैसे झारखंड में बीजेपी के नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी, पूरे गांधी परिवार और कांग्रेस के अध्यक्ष जो बने हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके जैसे कांग्रेस के बड़े नेताओं पर तो खूब बोलते हैं, लेकिन वही झारखंड बीजेपी के नेता हेमंत सोरेन सरकार में शामिल कांग्रेस कोटे के मंत्रियों पर बोलने से कतरा जाते हैं, कन्नी काट जाते हैं। और मंत्री ही नहीं, कांग्रेस के विधायकों पर भी भाजपाई कुछ नहीं बोलते। कांग्रेस के एक विधायक हैं अनूप सिंह, पूरा नाम कुमार जयमंगल। अनूप सिंह उनके पुकारने का नाम है, निक नेम है। अनूप सिंह के पिता राजेंद्र सिंह कांग्रेस के कद्दावर नेता हुआ करते थे, ट्रेड यूनियन नेता थे, इंटक के राष्ट्रीय स्तर के नेता थे। लेकिन इन सब से बढ़कर वह एक हर दिल अजीज, अजात शत्रु टाइप नेता थे। उन पर कभी दबंगई करने का, किसी को परेशान करने का लांछन नहीं लगा। दूसरे दलों के नेताओं से भी उनके काफी मधुर संबंध थे। समाज से लेकर राजनीति में राजेंद्र बाबू की बड़ी इज्जत थी। इस विधानसभा में चुनकर आए थे, जो विधानसभा अभी चल रही है, लेकिन दुर्भाग्य से ईश्वर ने उन्हें अपने पास बुला लिया। उपचुनाव में उनके बेटे जयमंगल उर्फ अनूप चुनकर आए, लेकिन अनूप सिंह की छवि बिल्कुल अपने पिता से उलट, एकदम विपरीत होती जा रही है, कॉन्ट्राडिक्टरी होती जा रही है। झारखंड में सरकार से जुड़े हर विवाद में कहीं ना कहीं से अनूप सिंह का नाम आ जाता है। आपको याद होगा 2 साल पहले अनूप सिंह ने रांची के कोतवाली थाने में एक प्राथमिकी दर्ज कराई थी और कहा था कि झारखंड में सरकार गिराने की तैयारी चल रही है, इसके लिए महाराष्ट्र से और दिल्ली से कुछ लोग आए हुए हैं। रांची पुलिस ने इस मामले में कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया था, लेकिन बाद में पता चला कि वे मामूली लोग थे, सब्जी और फल का कारोबार करते थे। इसके बाद इस मामले में क्या हुआ इसका कुछ पता नहीं चला। पिछले साल अनूप सिंह ने कांग्रेस के विधायकों
इरफान अंसारी, विक्सल कोनगाड़ी और राजेश कच्छप के कोलकाता में करीब 50 लाख रुपयों के साथ बंगाल पुलिस द्वारा पकड़े जाने के बाद रांची के ध्रुवा थाने में एक प्राथमिकी दर्ज कराई। इसमें भी अनूप सिंह ने आरोप लगाया कि ये तीनों विधायक झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार को गिराने की साजिश में शामिल थे। उनकी शिकायत पर कांग्रेस आला कमान ने इन तीनों विधायकों यानी इरफान, विक्सल और राजेश कच्छप को पार्टी से निलंबित कर दिया है और फिलहाल ये तीनों ही विधायक निलंबित चल रहे हैं। अब अनूप सिंह का नाम शराब के ठेका आवंटन मामले में याचिकाकर्ता उमेश कुमार को धमकी देने और उनके वकील के भाई को पुलिस के माध्यम से उठवाकर थाना में 43 घंटे तक बंद रखने के मामले में आ रहा है। और यह कोई आरोप नहीं है, खुद हाई कोर्ट ने, झारखंड हाई कोर्ट ने इस बात का संज्ञान लिया है। जो बेंच इसकी सुनवाई कर रही है उसमें खुद चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा हैं। याचिकाकर्ता ने कोर्ट को यह बात कही है जो बात मैंने पहले कही। तो जब हाईकोर्ट को सूचना मिली कि वकील के भाई 43 घंटे से ज्यादा समय से धनबाद के थाने में बंद हैं, तो चलती अदालत से मुख्य न्यायाधीश ने धनबाद के एसएसपी को फोन लगवाया। उन्होंने पूछा कि उमेश कुमार के अधिवक्ता विप्लव कुमार के भाई को क्यों 43 घंटे से थाना में रखा गया, उन पर क्या आरोप है। तो धनबाद के एसएसपी का कहना था कि उन्हें थोड़ी देर पहले लाया गया है, अभी छोड़ देते हैं, और उसके बाद उन्हें छोड़ा गया। अब हाईकोर्ट ने इसको रिकॉर्ड में मेंशन किया है और अब हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता उमेश कुमार को 2 हफ्ते के अंदर कोर्ट को एफिडेविट देकर यह जानकारी देने को कहा है कि कैसे विधायक अनूप सिंह और धनबाद की पुलिस ने उनको और उनके वकील के परिवारजनों को डराया, धमकाया। तो अब अनूप सिंह न तो एक्साइज विभाग के मंत्री हैं, न आबकारी विभाग के अफसर हैं, न तो एक्साइज दरोगा हैं, न एक्साइज के डिप्टी कमिश्नर हैं, न शराब का ठेका ही वो लेते हैं। तो फिर वो शराब के ठेके से जुड़े मामले में दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं, उनका क्या इंटरेस्ट है? क्या वे लिकर किंग कहे जाने वाले योगेंद्र तिवारी के आदमी हैं या सरकार में किसी की तरफ से याचिकाकर्ता को धमकी दे रहे हैं? हाल ही में उमेश कुमार के वकील को कोर्ट में सहयोग कर रहे अधिवक्ता राजीव कुमार ने भी आरोप लगाया था कि शराब ठेका केस को मैनेज करने के लिए योगेंद्र तिवारी के नाम पर राकेश भास्कर नाम के एक व्यक्ति ने उन्हें प्रभावित करने की कोशिश की थी। और यही नहीं, राकेश भास्कर ने उन्हें धमकी भरे अंदाज में समझाने की भी कोशिश की थी और इस बात को लेकर उन्होंने रांची के डोरंडा थाना में एक मामला भी दर्ज कराया है। तो कुल मिलाकर झारखंड एक ऐसा राज्य बन गया है जहां कोई काम सीधे रास्ते से नहीं हो रहा है। यहाँ सिस्टम और डेमोक्रेसी बस दिखावे की चीज बनकर रह गई है। दरअसल असली शासन तो दलालों के हाथ में जा चुका है। जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, चाहे वो विधायिका में बैठे हों अथवा कार्यपालिका में, सब खुला खेल फर्रुखाबादी खेल रहे हैं। खबरें आ रही हैं, शिकायतें हो रही हैं, ईडी जांच कर रहा है, हाई कोर्ट सुनवाई कर रहा है, लेकिन इन भ्रष्ट अफसरों का, दलालों का, बिचौलियों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि उन्हें किसी चीज से डर नहीं लगता। पूजा सिंघल और छविरंजन जैसे आईएएस अधिकारी जेल जा चुके हैं, फिर भी ऐसा नहीं है कि अफसरशाही में भ्रष्टाचार बंद हो गया है। कई ऐसी शिकायतें मिली हैं जहां जिलों में जिम्मेदार अफसर सीधे सीधे पैसा मांगते हैं और यह कोई छोटे मोटे अफसर नहीं है। ये वो लोग हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि ये 3 करोड़ 5 करोड़ की घूस देकर अपनी पोस्टिंग जिलों में कराते हैं और इसकी सूद समेत वसूली के लिए ऐसे अफसर हर धत्कर्म करने को, हर हथकंडा अपनाने को तैयार रहते हैं। पैसों के लिए लूट मची है और पैसों की ही लूट मची है और यह भूख है कि शांत ही नहीं होती। 5-10 करोड़ किसी आदमी के पास आ जाएं तो वह पूरा जीवन रईसी से काट सकता है, लेकिन इन भ्रष्ट दलालों को, अफसरों को, नेताओं को सैकड़ों करोड़ चाहिए। पता नहीं क्या करेंगे इतने पैसों का। और जो इस सिस्टम के ईमानदार लोग हैं वे किसी तरह इज्जत बचा रहे हैं। जो इस भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ बोलते हैं, आवाज उठाते हैं, उन्हें किनारे लगा दिया जाता है, आरोपों में फंसा दिया जाता है, उन्हें अच्छा विभाग नहीं मिलता
और गलती से मिल जाए तो टिकता नहीं है। विधायकों, मंत्रियों और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री पर तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं। ईडी की जांच का दायरा बढ़ते बढ़ते अब मुख्यमंत्री के कार्यालय के तक पहुंच गया है, पर किसी को डर नहीं है। देश की सबसे बड़ी सेवा का अधिकारी सड़क छाप दलालों के साथ उठता बैठता है, उनसे पैसे लेता है, उनके इशारे पर बेईमानी करता है, दूसरों से करवाता है। नौकरशाही का इससे ज्यादा घिनौना रूप शायद ही कुछ हो सकता है, लेकिन कहीं कोई चिंता नहीं है। नौकरशाही तक को चिंता नहीं है कि उनकी छवि किस तरह बदनाम हो रही है। हर नौकरशाह बुरा नहीं होता, भ्रष्ट नहीं होता। कुछ ही अफसर बुरे होते हैं, भ्रष्ट होते हैं। लेकिन जब झारखंड में छवि रंजन और पूजा सिंघल जैसे अधिकारी जेल जाते हैं भ्रष्टाचार के मामलों में, आधा दर्जन से ज्यादा दूसरे आईएएस आरोपों के घेरे में हैं, तो हर अधिकारी सवालों के घेरे में आ जाता है। हर नजर उन पर शक की निगाह से पड़ती है। एक मंत्री पर अगर आरोप लगते हैं और उसकी सफाई नहीं होती तो पूरी सरकार पर सवाल उठ जाता है, पूरी कैबिनेट संदेह के दायरे में आ जाती है। लेकिन झारखंड में इन सवालों पर कोई चिंता नहीं करता। पैसों की भूख चाहे उन्हें जेल में पहुंचा दे, बदनाम कर दे, लेकिन उन्हें फर्क नहीं पड़ता। यह कैसी भूख है, यह वही बता सकते हैं जो इस घिनौने सिंडिकेट का हिस्सा है। राज्य में बीजेपी प्रमुख विपक्षी दल है, लेकिन लगता नहीं है कि वह प्रमुख विपक्षी दल है, क्योंकि महत्वपूर्ण मुद्दों पर जब बोलना होता है, जब आंदोलन करना होता है, सरकार की घेरेबंदी करनी होती है, भ्रष्टाचार पर नकेल कसने की बात आती है, तो लगता ही नहीं है कि बीजेपी प्रमुख विपक्षी दल है। या तो उसके दो चार नेता ट्विटर पर विलाप करते दिखाई देते हैं, या दार्शनिक मुद्रा में प्रवचन करते हैं, और या फिर अगर विधानसभा का सत्र चल रहा हो तो उसको बाधित करने का, नारेबाजी करने का काम करते हैं, ताकि मीडिया में तात्कालिक सुर्खियां मिल सके, लोकप्रियता मिल सके। गंभीरता से सरकार को घेरने का काम अगर बीजेपी करती तो बहुत हद तक राज्य में व्याप्त भ्रष्टाचार पर अंकुश लग जाता। लेकिन बीजेपी का फोकस सिर्फ हेमंत सोरेन पर है, और इसके चलते बाकी लोग, बाकी जो पूरा भ्रष्ट सिस्टम है, निर्बाध तरीके से अपना काम कर रहा है। जिलों में जो भ्रष्टाचार है, विभागों में जो करप्शन है, सरकारी योजनाओं में जो गड़बड़ी हो रही है, राशन के वितरण में, अस्पतालों में, शिक्षा में जितनी गड़बड़ियां हैं, उनको लेकर अगर बीजेपी के लोग नजर रखते, आवाज उठाते, रोक टोक करते, तो भी बहुत हद तक गलत चीजों पर अंकुश लगता, डर होता लोगों को। लेकिन भाजपा के नेता शायद ही इन पर कुछ करते दिखाई देते हैं। बल्कि जमीन के घोटाले में तो भाजपा के भी कुछ नेताओं के बारे में ये चर्चा हो रही है कि कैसे वे खुद जमीन दलाली का काम करते हैं, और छवि रंजन के कार्यकाल में उन्होंने खूब माल बनाया था। तो ऐसी स्थिति रहेगी तो भाजपा कैसे भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल पाएगी। कुल मिलाकर झारखंड में जितना लूट सके लूट ले वाला मामला चल रहा है, और ईडी अकेला आखिर क्या क्या करेगा। दिक्कत है कि उसे भी एक टास्क मिला हुआ है, और उसे सिर्फ वर्तमान सरकार यानी हेमंत सोरेन सरकार के कार्यकाल तक की जांच करनी है। जहां मामला इसके पीछे की सरकार तक जाता है, रघुवर दास की सरकार तक जाता है, वहां ईडी की रफ्तार मंद पड़ जाती है, जांच सुस्त पड़ जाती है। रांची का डीसी रहते छविरंजन का मन इसलिए बढ़ा था क्योंकि उनके पास ऐसे उदाहरण थे कि उनके पहले भी रांची के उपायुक्तों ने ऐसा किया था। उनका मानना था कि जब उन्हें कुछ करने पर ऐसा नहीं हुआ कुछ, तो मुझे कैसे हो जाएगा। लेकिन छवि रंजन पर एक्शन हो गया, क्योंकि उनके पहले जो लोग उपायुक्त रहे थे और गड़बड़ियां कर रहे थे, वे हेमंत सोरेन सरकार के पहले थे, यानी बीजेपी की सरकार में थे। तो ईडी की जांच वहां तक जाएगी नहीं, छवि रंजन अब अकेले भोगेंगे। तो भ्रष्टाचार के मामले में कोई भी किसी को बुरा बोलने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि जहां पूजा सिंघल की, जहां प्रेम प्रकाश एंड कंपनी की, और जहां विशाल चौधरी की बात आती है, तो बात हेमंत सोरेन के पहले तक जाती है। पिछली सरकार यानी रघुवर दास की सरकार में ही पूजा सिंघल को मनरेगा घोटाले में क्लीन चिट मिली थी। बिचौलिया प्रेम प्रकाश किसका करीबी था, यह बताने की बात अब नहीं रह गई है। प्रेम प्रकाश का पूरा इतिहास भूगोल मीडिया में आ गया है।
लेकिन जांच सिर्फ हेमंत सोरेन के कार्यकाल की होगी तो बस आधी अधूरी जांच होगी और आधा अधूरा नतीजा निकलेगा। आधे अधूरे लोग पकड़े जाएंगे और पिछली सरकार के लोग अपने आप को बेदाग बताते रहेंगे, कन्नी काटकर साफ निकल जाएंगे। लेकिन हेमंत सोरेन की बात करें तो हेमंत सोरेन भी आश्चर्यजनक रूप से भ्रष्टाचार के मामलों पर उदासीन हैं। ईडी ने पूजा सिंघल को 1 साल पहले गिरफ्तार किया। उन पर अभियोजन चलाने के लिए ईडी ने सरकार को लिखा है, लेकिन सरकार ने आज तक मंजूरी नहीं दी। करीब 3-4 महीने होने को आ गए। ऐसे कई मामले हैं जिनमें सीबीआई ने और कभी ईडी ने और कभी दूसरी एजेंसियों ने अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन चलाने के लिए, केस चलाने के लिए सरकार को लिखा, पर हेमंत सोरेन की सरकार ने अनुमति नहीं दी, मंजूरी नहीं दी। तो आखिर हेमंत सोरेन भ्रष्टाचारियों को क्यों बचाना चाहते हैं? क्यों वे नहीं चाहते कि उन पर केस चले? क्या भ्रष्टाचार करना ही अपराध है? जी नहीं, भ्रष्टाचारियों को बचाना और उनको प्रोटेक्शन देना, संरक्षण देना भी उतना ही बड़ा अपराध है। और भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई नहीं करने की अनुमति देकर हेमंत सोरेन क्या खुद अपने ऊपर सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं कि वे भ्रष्टाचारियों के संरक्षक की भूमिका में दिखाई दे रहे हैं? आखिर उन्हें भ्रष्टाचार के मामलों पर अभियोजन की अनुमति देने में क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? क्या उन्हें भारत की न्याय व्यवस्था पर भरोसा नहीं है? क्या उन्हें नहीं लगता है कि उनके अधिकारियों ने कोई गड़बड़ी की है तो उन्हें अदालतों का सामना करना चाहिए? अडानी पर कांग्रेसी खूब बोलते हैं। आजकल हमला इसी बात को लेकर हो रहा है कि अडानी और मोदी के क्या रिश्ते हैं, इसका खुलासा होना चाहिए और कैसे मोदी सरकार अडानी को फायदा पहुंचाती आई है, वगैरह वगैरह। तो अडानी और मोदी के संबंधों पर कांग्रेसियों की, जेएमएम वालों की जुबान थकती नहीं है बोलने में। लेकिन भ्रष्टाचार के मामले में जांच एजेंसियों की रिकमेंडेशन के बावजूद इनकी सरकार भ्रष्ट अधिकारियों पर केस चलाने की अनुमति क्यों नहीं देती है? यही नहीं, पिछली सरकार में रघुवर दास की सरकार के समय टॉफी टी शर्ट खरीद में घोटाले का आरोप सरयू राय ने लगाया था। उस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एसीबी जांच का आदेश दिया। एसीबी ने जांच कर ली, रिपोर्ट दे दी, लेकिन अब कोई कार्रवाई नहीं हो रही। उसी तरह जब रघुवर दास नगर विकास मंत्री थे 2005 में, उस समय मैनहट्ट का घोटाला हुआ था, रांची का सीवरेज ड्रेनेज का मामला था। इस मामले की जांच पूरी हो चुकी है और करीब 2 साल से फाइल मुख्यमंत्री के पास पड़ी है। उस पर मामला चलाने की अनुमति उन्होंने नहीं दी है। ऐसा बताया जाता है कि इसमें रघुवर दास दोषी पाए गए हैं। सुनील कुमार पथ निर्माण और भवन निर्माण के सचिव हैं। उन पर बोकारो में सिख दंगा पीड़ितों के 71,30,000 रुपए के मुआवजा भुगतान, कंपनसेशन के पेमेंट में गड़बड़ी का आरोप है। तत्कालीन मुख्य सचिव राजीव गौबा ने इस मामले की जांच का आदेश दिया था, नहीं हुई। बोकारो डीसी रहते सुनील कुमार ने 1 एकड़ 46 डिसमिल सरकारी जमीन को रैयती बताया था और अपनी पत्नी के नाम से ही पेट्रोल पंप खोल लिया था। यह मामला 5 साल से पेंडिंग पड़ा है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं, विकास आयुक्त भी हैं अरुण कुमार सिंह। उन पर पश्चिमी सिंहभूम में लौह अयस्क खदान के आवंटन में गड़बड़ी का आरोप है, जब वे खान सचिव हुआ करते थे। सीबीआई की प्राथमिक जांच यानी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में अरुण सिंह दोषी पाए गए थे। उन पर मुकदमा दर्ज करने के लिए सीबीआई ने केंद्र सरकार के डीओपीटी यानी कार्मिक विभाग से अनुमति मांगी थी। क्योंकि मामला राज्य सरकार से जुड़ा था, इसलिए डीओपीटी यानी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने राज्य सरकार से मुकदमा दर्ज करने की अनुमति मांगी, लेकिन हेमंत सोरेन सरकार ने अभी तक अनुमति नहीं दी है। यही छवि रंजन जो जेल गए कल और आज ईडी ने उनको रिमांड पर लिया 6 दिन किया, सरकार ने आज ही उनको निलंबित किया है। उन पर कोडरमा डीसी रहते सरकारी आवास परिसर से कीमती लकड़ियों वाले पेड़ कटवाने का आरोप है। मामला निगरानी में लंबित है। एसीबी में मामला चल रहा था, फिर भी उनको पहले सरायकेला का और फिर रांची का डीसी बनाया गया। 3 साल से एसीबी को इस मामले में एफआईआर दर्ज करने की अनुमति नहीं मिली है और छवि रंजन को ईडी ने जमीन घोटाले में सलाखों के पीछे डाल दिया है। जमीन घोटाले के मामले में
जेल गया। बड़गाई का राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप इसके पहले 2 बार घूसखोरी में जेल जा चुका है, एसीबी ने पकड़ा था। अब तीसरी बार जेल गया है, फिर जमानत पर छूटेगा और फिर घपला करेगा। सरकारें चुप रहेंगी, विभाग चुप रहेंगे। दूसरी सरकार होती तो इसको बर्खास्त कर दिया जाता। तो कुल मिलाकर झारखंड भ्रष्टाचार का एक ऐसा दलदल बन गया है जिसमें न कोई दल बचा है, न कोई मशीनरी बची है। सरकारी तंत्र का भी एक हिस्सा पूरी तरह से इस कीचड़ में सना हुआ है। जो ईमानदार हैं वे चुप हैं, क्योंकि अगर बोलेंगे तो उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर झारखंड का जो भविष्य है वो बिल्कुल ही निराशाजनक है और इससे उबरने की कोई सूरत फिलहाल नजर नहीं आती। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार।